सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं डॉक्टर रंजित चौहान आज वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय तथा परभनी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी परभनी की ओर से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चंद्रयान 3 के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्राध्यापक धनंजय जी रावल, जो जाने माने साइंस कम्युनिकेटर भी है, इसरो के नोंदणीकृत ट्यूटर है। धनंजय रावल साहब का अहमदाबाद में अंकुर हॉबी सेंटर है जो विज्ञान तथा अवकाश विज्ञान से संबंधित है। धनंजय रावल साहब ने 100 से भी ज़्यादा पुस्तकों का निर्माण किया है, जिसमें विज्ञान अवकाश विज्ञान के बारे में प्रस्तुत किया है। धनंजय जी रावल साहब विज्ञान तथा अवकाश विज्ञान के संबंधित खिलौनों का निर्माण भी करते हैं। आपको 2004 का इनोवेशन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि औद्योगिक मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। 2012 में विपिन जोशी स्मारक समिति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है तथा 2017 में गुजरात साइंस एकेडमी की ओर से इनको पुरस्कार दिया गया है। मैं धनंजय जी रावल साहब का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। रावल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि चंद्रयान प्रकल्प जो है, इसका सफ़र कैसा रहा? आज तक जो चंद्रयान का सफ़र है हमारे देश में, ये चंद्रयान 1 हो गया, 2 हो गया, अभी हम 3 की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस सफ़र के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तृत रूप से बताइए। चंद्रयान मिशन की जो परिकल्पना की बात करें तो आज से लगभग 25 साल पहले हमारे भारत के जो वैज्ञानिक हैं, खास करके जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है, उनके सारे वैज्ञानिकों को एक विचार आया कि भले अमेरिका, रशिया इतनी बार चंद्र पे जा चुके हैं, लेकिन हमें भी एक अलग सोच लेके, एक अलग विचार और एक नया आइडिया लेके मून पे जाना चाहिए। और वो जाने का रीज़न ये है कि अमेरिका और रशिया जो आज तक चंद्र पे जो गए हैं, और उनकी आप जैसे अपोलो मून लैंडिंग साइट आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने सिर्फ जो चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन जो है, यानी विषुववृत्तीय प्रदेश से, वहीं उन्हें लैंडिंग किया है। तो वहाँ ठीक है, वो जाओ और लैंड करो और मिट्टी लेके आओ, तो जाने और आने का काम हमने कर दिया। दोनों की लड़ाई जो रशिया और अमेरिका के बीच में थी और हम जीत गए, ये सारी बातें के लिए एक अलग है। लेकिन एक रिसर्च पर्पस, वहाँ से कुछ नया ढूंढ के लाने की जो बात करते हैं, ये सफलता दोनों में से किसी को नहीं मिली। उसका कारण ये है कि हम कोई अदर प्लेनेट में हम जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद और जाने से पहले, जैसे यहाँ पृथ्वी पे हम रहते हैं और कोई नया घर ढूंढने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे पानी आता है या नहीं। इसी तरह कोई अदर प्लेनेट पे जाना है, हमारे जो उपग्रह है चंद्र के ऊपर जाना है, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें ये ढूंढना चाहिए कि वहाँ पे पानी है या नहीं। अगर पानी मिलता है तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ये काम अमेरिका और रशिया ने आज तक किया नहीं। तो भारत ने ये सोचा कि हम मून पे जाएंगे, लेकिन जैसे पृथ्वी पे पानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में सबसे ज़्यादा पानी है, उसी तरह अगर पानी ढूंढना है चंद्र के ऊपर तो सबसे ज़्यादा पानी उनके उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पे ही हो सकता है, कोई भी ग्रह के अंदर। तो हम विषुववृत्तीय प्रदेश में नहीं जाएंगे, हम ध्रुवीय प्रदेश में हमारा चंद्रयान का प्रोजेक्ट को हम फोकस करेंगे। तो चंद्रयान का मुख्य मिशन वो था कि हम ध्रुवीय प्रदेश में लैंड करें, क्योंकि अमेरिका और आज रशिया विषुववृत्तीय प्रदेश पे गए हैं, लेकिन ध्रुवीय प्रदेश में आज तक वो जा नहीं सके। इसका मतलब ये है कि हम लोग उनसे एक कड़ी आगे चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जी। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि चंद्रयान 1 की उपलब्धियाँ क्या थी, और हम फिर चंद्रयान 1 के बाद 2 को क्यों चले गए? हाँ, देखो, कोई भी जैसे अपोलो का भी जो मिशन था, उसमें अपोलो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 11 मिशन गए, और हर एक मिशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उन्होंने किया। इसी तरह स्पेस प्रोग्राम के कोई भी प्रोग्राम है तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हम वहाँ जा सकते हैं या नहीं। तो चंद्रयान 1 का जो मोटो था, जो ध्येय था,
वो ध्येय एक था कि सबसे पहले हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक तो हम यहाँ से चंद्रमा पर जाने की टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, हम हमारी क्षमता है या नहीं वो देखेंगे, और एक ऑर्बिटर, ऑर्बिट मानी उनकी ऑर्बिट के आसपास घूमने वाला एक पेलोड जी हम भेजेंगे जो चंद्रमा के आसपास घूमता रहेगा। अगर इतना हम काम कर सके तो ये बहुत बड़ी बात है। जी। तो ये चंद्रयान 1 की उपलब्धियां थी। हाँ जी। चंद्रयान 2 में हम जब गए तो चंद्रयान 2 की उपलब्धियां क्या थी? चंद्रयान 1 के बाद वो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा, और ये सक्सेस होने के बाद हमारे सारे जो वैज्ञानिक हैं उनके हौसले बिल्कुल बुलंद हो गए, और उनको विश्वास हो गया कि हम भी कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं खाली सैटेलाइट स्पेस में भेजना। तो इसीलिए चंद्रयान 3 में बहुत बड़े मेजर चेंजेस किए। उसमें सबसे पहला चेंजेस तो ये था कि जो हम रॉकेट पीएसएलवी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन वगैरह नहीं थे, तो वो हमने बना दिए, जिसके कारण हम चंद्रमा के ऊपर बहुत जल्दी वहाँ पे जा सकते थे। तो सबसे पहला बदलाव हमने किया रॉकेट में। दूसरा बदलाव किया कि हमने चंद्रयान 1 में खाली ऑर्बिटर भेजा था, चंद्रयान 2 में हमने तय किया कि वहाँ पे हम ऑर्बिटर तो भेजेंगे ही भेजेंगे, क्योंकि उनका भी एक रोल है, जी साथ में हम लैंडर भेजेंगे, और लैंडर के साथ रोवर भी भेजेंगे, यानी 3 स्टेज, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो तीनों चीज हमने चंद्रयान 2 के अंदर इंक्लूड कर दी। जी जी जी। तो चंद्रयान 2 में आपके जो सोच है, आपके सोच के हिसाब से चंद्रयान 2 में सबसे कठिन चीज़ क्या लगी आपको, कि ये सबसे कठिन दौर था जहां हम थोड़ा सा सोचने लगे कि इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज भी हम प्लेन में बैठते हैं, और जब प्लेन करना जाता है तब हम थोड़ा मन में डर होता है कि क्या लैंडिंग सही होगा या नहीं होगा। जी तो लैंडिंग कहीं भी करते हैं वो कठिन ही होता है, सही। लेकिन पृथ्वी पे लैंडिंग करना एक अलग बात है, और इसी तरह हमें मार्स पे लैंडिंग करनी है तो भी इतनी कठिन बात नहीं है जितनी मून के अंदर है। जी क्यों कि अगर अर्थ पे हमें लैंडिंग करना है, जैसे हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं, और एस्ट्रोनॉट जाने के बाद जब वापस आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको एक पैरासूट पहने देता है, एक मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, जी। और अंदर आने के बाद पैरासूट खुल जाता है। तो पैरासूट क्यों खुलता है कि खुलने के बाद पृथ्वी के अंदर वातावरण है, और वातावरण की हवा उसके अंदर आ जाती है, और पैरासूट उनकी स्पीड कम कर देता है, और हवा में ओवरिंग करते 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 धीरे से नीचे आ नीचे जाता आ है। जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल पर भी नासा ने जितने भी रोवर भेजे जी और उनका लैंडिंग करवाया, तो वो लैंडिंग भी पैरासूट लैंडिंग ही था। सही। इसका कारण ये है कि जिस तरह पृथ्वी में वातावरण है, इसी तरह वातावरण मंगल पे भी है, तो पैरासूट लैंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है और करते हैं। लेकिन बात जब चंद्रमा की आती है जी। तो पूरे जो हम कह सकते हैं कि पूरे उनके जो हमारे जो विचार है, जो आइडिया है, जो टेक्निक है, वो सब कुछ बदल जाती है, जी 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 क्योंकि वहाँ पे वातावरण नहीं है। वातावरण नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा मॉड्यूल है, जो ये चंद्रयान 3 का ये जो लैंडर है, वो लैंडर लैंड करने की जो प्रोसेस का नाम जो दिया गया है, उसका नाम दिया गया है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग नाम सॉफ्ट लैंडिंग है, लेकिन ये लैंड करना बहुत कठिन है। इसका रीज़न ये है, ये मॉडल में लेके आया हूँ तो दर्शकों को ज़्यादा इसकी जानकारी मिलेगी, कि रॉकेट को जब हम पृथ्वी से लॉन्च करते हैं तो रॉकेट का जो पूरा भाग जो है, नीचे से ऊपर का भाग, ये पृथ्वी के वातावरण पर जब हम लॉन्च करते हैं तो पृथ्वी के वातावरण से जब बाहर निकलता है तब नीचे का भाग अलग हो जाता है। रॉकेट आपने अगर देखा होगा कि ऊपर का भाग गोल होता है, जी। ये गोल ऊपर का जो भाग है टॉप, उसमें ये प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर वहाँ पे रखते हैं ऊपर का भाग में, और ये भाग आगे जब जाता है तब पीछे का सारा रॉकेट का भाग अलग हो जाता है, और चंद्रमा पर जाते जाते सिर्फ इतनी चीज ही रह जाती है, जी जी प्रोपल्सन मॉड्यूल और ये चंद्र के आसपास ऑर्बिट में घूमती रहती है। ऑर्बिट में घूमने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम खत्म हो जाएगा, तो वो भी अलग हो जाएगा, ओके। और बाकी रहेगा ये इसका जो हम कह सकते हैं कि लैंडर। हाँ तो वातावरण नहीं है और उसको मून पे लैंड कराना है। अगर सही तरीके से लैंड नहीं कराते तो कुछ भी हो सकता है। तो
हुआ क्या कि जब चंद्र से ये लैंडर 2 किलोमीटर ऊपर जब होवर करता था, हाँ तो सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए जल्दी तो ला नहीं सकते, सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए इसके जो बूस्टर रॉकेट है वो फायर हुआ। जी फायर होने के कारण क्या होता है, नीचे एक्शन और रिएक्शन, यानी वो बहुत जल्दी से नीचे आता था, उनको धक्का लग गया तो धीरे धीरे नीचे आने लगा। जैसे बिल्कुल नजदीक आया तो यहाँ से जो ज्वालाएं निकलती है, जैसे रॉकेट हम लॉन्च करते हैं स्क्रीन पे दिखता है, तो पीछे बहुत बड़ी ज्वाला निकलती दिख रहा है ना। तो ये जो ज्वाला निकलती है तो वो नीचे टकराई मून की धरती के ऊपर, जी और उसके कारण मून के जो उसका जो लेयर था, सपाटी थी ऊपर की, वहां से भी धूल बहुत निकलने लगी, और इतनी सारी धूल निकलने लगी कि यहाँ पे जो सेंसर लगे थे जी जिनको डिस्टेंस मेजर करना था कि ये और चंद्रमा के बीच में कितना अंतर थे, इतना अंतर। वो डिस्टेंस मेजर करने में गड़बड़ हो गई, और इनको ऐसा लगा कि मून की धरती आ गई, जमीन आ गई, तो ये सारे रॉकेट, प्रोपल्सल रॉकेट बंद हो गए और धड़ाम करके नीचे गिर गए। नीचे गिर गया। तो ये हम कह सकते कि इतना हम कर सके। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जीएसएलवी और पीएसएलवी ये क्या होता है? हाँ, जीएसएलवी जो हमने चंद्रयान 1 में जो रॉकेट का यूज़ किया था, तो वो एक छोटा रॉकेट है, जी उसके अंदर ताकत भी बहुत कम है, लेकिन उनको हम एक अलग तरीके से, जैसे उनकी जो एस्केप वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया, जैसे सारे दर्शक मित्रों ने मिशन मंगल देखा होगा, हाँ। उसमें ये टेक्निक का बहुत डिटेल में दिखाया गया है कि रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं, बाद में वो बंद कर देते हैं तो नीचे आ जाता है, वापिस उनको और भी बाहर भेजते हैं, दूसरा चक्कर बहुत बड़ा लगता है, फिर तीसरा चक्कर लगता है। तो इसी तरह जैसे वो खेडूत लोग गोफन में पत्थर रख के गोल गोल घुमा के फेंकते हैं, हाँ तो एस्केप वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो सही। वही टेक्निक को लेके हमने चंद्रयान 1 का यूज किया था, लेकिन चंद्रयान 2 में जीएसएलवी रॉकेट है, जी। उसको सीधा लॉन्च करके सीधा मून पे भेज सकते हैं, तो कम समय में ये हम काम कर सकते हैं। तो ये दोनों में एक फर्क है, फर्क जीएसएलवी में हम लोग सीधा भेज सकते भेज हैं, सकते हैं तो पीएसएलवी में वो गोल घुमा उसको के पृथ्वी भेज को जाता गोल है। गोल घुमा के एस्केप वेलोसिटी बढ़ा के फिर हम भेज सकते हैं। ये पेल ऑर्डर क्या होता है डॉक्टर साहब? हाँ, पेलोड जो भी सारे लैंडर है या तो ऑर्बिटर है, उसके अंदर जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, जी जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्टिकल कैमरा भी हमने चंद्रयान 3 में लगाया है, हाँ आएगा, आप ध्यान से देखेंगे। तो पहले जो हमने चंद्रयान 2 में जो ये सेंसर लगाए थे, वो सेंसर इतने पावरफुल नहीं थे और इतनी संख्या में नहीं थे, और जितने भी हमने कैमरा या सेंसर लगाए, पेलोड लगाए, उससे उन्होंने डिस्टेंस मेजर कर दिया। जी। तो ये सारे सेंसर्स या तो यंत्र जो भी होते हैं उसको हम पेलोड कहते हैं। पेलोड कहते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि ये जो लॉन्चिंग प्रक्रिया है वो किसी एक विशिष्ट सेंटर से होती है, जैसे कि श्रीहरिकोटा, हाँ तो ये लॉन्चिंग हम परभनी से क्यों नहीं कर सकते या औंढा से क्यों नहीं कर सकते? हाँ, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्चिंग करने के बाद परभणी से करना है, औंधा से करना है, हम दिल्ली से भी कर सकते हैं, कहीं से भी करना है, लेकिन लॉन्चिंग होने के बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट हम बोलते हैं, जी उसकी वो भी देखनी पड़ती है, क्योंकि रॉकेट तो लॉन्च होकर ऊपर चला जाता है, लेकिन पीछे उनके जो फ्यूल टैंक है, उसके जो पार्ट है, वो अलग होके वो सीधा जमीन के नीचे आ जाता है। अगर हम औंधा से या तो परभनी से हमने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद उसके जो अनयूज पार्ट जो अलग हो गए, वो अगर जमीन पे आ जाते हैं जी। तो जानहानि होने की शक्यता बहुत ज़्यादा होती है, तो जीवित हानि होने की शक्ति हो सकती है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हम भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत अच्छी जगह पे है भारत, कि उनका एक बहुत बड़ा दरिया किनारा है, जी। और दूसरी एक दरिया किनारे के कारण क्या होता है कि रॉकेट लॉन्च होता है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम या तो उसके जो यूज पार्ट गिर जाते हैं तो दरिया में गिरते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हम भारत, मैंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत अच्छी जगह पे है, कि हमारा भारत विषुवृत्त से बिल्कुल नजदीक है, खास करके दक्षिण भारत, और पृथ्वी पे विषुवृत्त एक ऐसी जगह है वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी सबसे ज्यादा मिली। एस्केप वेलोसिटी, हाँ, जो गोल गोल घूमती है ना, हम उत्तर ध्रुव पे गोल गोल घूमे तो वो चक्कर बहुत धीमे घूमता है, जी। लेकिन विषुवृत्त पे वो बहुत जल्दी घूमती है। जल्दी घूमती तो एस्केप वेलोसिटी नेचुरल बेनिफिट भी हमको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जी, जी। इसलिए हमने वो श्रीहरिकोटा सिलेक्ट किया है। बहुत ही अच्छा आपने इसका सरल और सादी भाषा में हमको बताया कि ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो हम ये जानना चाहेंगे रावल साहब कि
ये चंद्रयान 3 में ऐसी कौन सी नई चीज़ों का एडिशन किया गया है इसमें कि फिर हम चंद्रयान 3 में जा रहे हैं? हाँ। इसके बाद की उपलब्धियां क्या होगी? इसका देश को क्या फ़ायदा होगा या फिर समाज को क्या फ़ायदा होगा? इस पे थोड़ा सा प्रकाश अगर डालेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो चंद्रयान 2 का जो हमने काम किया, भले वो लैंडिंग ठीक तरह से नहीं हुआ, लेकिन वहां तक भी दुनिया के कोई देश आज तक गए नहीं। वो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि हम कह सकते हैं। मतलब हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम दुनिया से थोड़ा सा और आगे चले गए। ठीक है, और हमें पता है, हम जानते भी है कि विफलता के आगे सफलता वो एक कड़ी है जी। तो वो जो हमको विफलता मिली उसके दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा। हमने ये सीखा कि चंद्रयान 2 में जो हम फ्यूल लेके देंगे तो अगर एक्सीडेंट होने के बाद उसको रिस्टार्ट करना है तो फ्यूल कम था, इसलिए रिस्टार्ट नहीं कर पाए। तो हमने चंद्रयान 3 में फ्यूल टैंक बहुत बड़ी बनाई। उसके जो लेग जो है जिसके ऊपर वो लैंड करना है, वो लेग भी हमने मजबूत बनाए कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इतने बड़े जर्क आते तो भी वो सहन करे और उसको कुछ नुकसान नहीं। और पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया ताकि ऐसी कोई संभावना नहीं हो। तीसरी चीज़ के उनके जो सेंसर्स है वो भी पावरफुल बनाए। इसकी जो बैटरी है, सोलर पैनल है, तो वो भी ज़्यादा संख्या में बनाई है ताकि वहाँ से भी एनर्जी हमें ज़्यादा मिल सके। एक चीज़ जो थी वो ऑर्बिटर, वो हमने चंद्रयान 2 में तो ऑलरेडी भेजा ही था और वो घूमता ही रहता है, अभी वहाँ ही है, तो ऑर्बिटर दूसरी ओर भेजने की जरूरत नहीं है। तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, तो वो इसलिए हम उसकी ईंधन की क्षमता बढ़ा सके, वो बढ़ा सकते हैं, कम लोड वहाँ पे ले जाने की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बहुत ही सादी, सरल और सूफी भाषा में, जो सामान्य जन की भाषा होती है उसी भाषा में आपने हमको समझाया। तो मैं वसंतराव नाईक कृषि विश्वविद्यालय परभनी तथा परभनी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी परभनी की ओर से मैं डॉक्टर रंजीत चौहान आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों।